छात्रों, आज आप लोगों को मैं बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर के 5वें यूनिट के बारे में बताऊंगा, जिसमें मुख्यतः हम लोगों को ऊर्जा के विभिन्न स्रोत एवं उसके उत्पादन, संरक्षण एवं ऊर्जा संकट के बारे में पढ़ना है। आज मैं आप लोगों को ऊर्जा संकट के बारे में पढ़ाऊंगा। छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान दौर में ऊर्जा के बिना किसी भी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यूँ अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऊर्जा आज के वर्तमान दौर में विकास की पहिया है, विकास की धुरी है, जिसके बिना हम न उद्योग की, न कृषि की, न परिवहन की किसी भी क्रियाकलाप और गतिविधि की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। छात्रों, अगर देखा जाए तो आर्थिक विकास एवं उच्च जीवन स्तर हेतु ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग अब अनिवार्य हो गया है। ऊर्जा की खपत और मांग में लगातार वृद्धि होते जा रही है। यह भी बताया जा चुका है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज जैसे समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत का उपयोग एवं मांग के पश्चात अंतर बहुत बढ़ गया है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका मांग के अनुपात में उनका उत्पादन बहुत कम हो गया है और यह लगातार दिन पर दिन मांग जो है बढ़ते जा रहा है। पूरे दुनिया में ऊर्जा की खपत दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आने वाले अगर वर्षों में देखा जाए तो विकासशील देशों में और भी ऊर्जा के साधनों की मांग दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। अगर आने वाले समयों पर अगर गौर किया जाए तो कुछ कारण जो हैं, जो कि स्पष्ट नज़र आता है, जिसके कारण ऊर्जा की मांग या ऊर्जा के स्रोतों की मांग और बढ़ती जाएगी। जैसे कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खदान उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों, उपकरणों के साथ सिंचाई के साधन विकसित हो रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक साधनों में ऊर्जा के अधिक उपयोग की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नागरीकरण में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा में भी वृद्धि होते जा रही है। कच्ची सामग्री के कमी के साथ नई कच्ची सामग्री के परिष्करण एवं अधिक गहरी खदानों से खनिज प्राप्त हेतु ऊर्जा का उपयोग निरंतर बढ़ते जा रहा है। वर्तमान महानगरीय सभ्यता में अगर ऊर्जा को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो विकास की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। 1990 के दशक में ऊर्जा की उपलब्धता की दृष्टि से एक बहुत गहरा संकट तब उत्पन्न हुआ जबकि पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ने पेट्रोल उत्पादन कम करने तथा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया। 1960 के पश्चात विश्व की पेट्रोल पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। 1982 में विश्व की कुल ऊर्जा खपत का लगभग आधा पेट्रोल से पूरा हुआ। 1966 से 1972 तक पेट्रोल की कीमत लगभग $3 प्रति बैरल हुआ करता था। पुनः 1999-2000 में ओपेक के 11 सदस्यों ने उत्पादन घटाने का निर्णय लिया, जिसके चलते पेट्रोल की कीमत $37 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यद्यपि ओपेक प्रति बैरल कीमत 25 से 28 के मध्य रखने की इच्छा प्रकट करते हैं। भविष्य में आपूर्ति की कमी की आशंका से व्यापारी जमाखोरी करने लगे हैं। कीमतें अनुमान से कहीं अधिक बढ़ जाती है। 1998 के न्यूनतम स्तर से खनिज तेल की कीमत 3 गुनी बढ़ चुकी है। इसमें पेट्रोल आयातक देशों का अर्थतंत्र पुनः चरमराने लगा तथा विश्व की औद्योगिक मंदी की आशंका प्रबल होने लगी। यद्यपि इसके चलते रूसी फेडरेशन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया तथा मैक्सिको जैसे तेल निर्यातक देशों को लाभ हुआ। भारत में बढ़ी कीमतों के कारण लगभग भारत के विदेशी मुद्रा का अधिकांशतः भाग, आधा से ज़्यादा भाग तेल निर्यातक
तेल आयात में खर्च हो जाता है। 1973 से यह जागरूकता उत्पन्न हुई कि अन्य क्षेत्र ऊर्जा के स्रोतों का भी विकास किया जाए। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ने लगी तथा इसकी संचित राशि लगभग धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच रहा है। प्राकृतिक गैस भी 50 वर्षों तक ही विश्व की मांग पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा पेट्रोल की क्षेत्रीय भिन्नता भी असमान है। जहां तक कोयले का प्रश्न है तो कुल 1 दर्जन देशों में ही कोयले का पर्याप्त संचित भंडार है। पेट्रोल की भांति कोयले का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन आसान नहीं है, क्योंकि अधिक जगह घेरने के कारण यह अधिक व्यय साध्य है। आणविक ऊर्जा के विकिरण से जनजीवन के खतरे पर पड़ने की प्रबल आशंका रहती है। विकसित देशों में जहां आणविक ऊर्जा का पर्याप्त विकास हो चुका है, इसके प्रति प्रबल विरोध भी प्रकट हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्राउन्सबेरी, अलबामा, पेंसिल्वानिया आणविक ऊर्जा के केंद्रों की 2 बड़ी दुर्घटनाएं ने इस विरोध को इतना प्रबल कर दिया कि यूरोप के कुछ देशों ने, जहां ऑस्ट्रिया और स्वीडन ने आणविक ऊर्जा उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, वहीं 1986 में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा के रिसाव से रेडियोधर्मी तत्वों के प्रभाव के बारे में संपूर्ण यूरोप में आशंका व्याप्त है। इस ऊर्जा संकट का सबसे अधिक प्रभाव उन विकासशील देशों पर पड़ा है जो पेट्रोल का आयात करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा, जो प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से भारी कर्ज लेने से उपलब्ध होती है, का अधिकांशतः पेट्रोल की कीमत चुकाने में ही लग जाती है। उदाहरण के लिए भारत में 1976-80 में कुल आयात का लगभग 1/3 सिर्फ पेट्रोलियम आयात पर खर्च हुआ। 1992-93 में कुल आयात का 63,000 करोड़ रुपया था, जिसमें सर्वाधिक 17,000 करोड़ रुपये पेट्रोल के खाते में गया। इसके अलावा विकसित देशों में आयात जो है वह दिन पर दिन महंगी होते जा रही है, क्योंकि निर्यातक देशों में ऊर्जा की बड़ी कीमत के चलते इसकी लागत बढ़ गई है। दूसरी ओर विकसित देश जो प्रधानतः निर्मित वस्तुओं का आयात करते हैं, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों को अपनी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करके आयातक देशों से वसूल लेते हैं। इस प्रकार ऊर्जा संकट वस्तुतः ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि का उपज है। विकासशील देशों में, जिसकी अधिकांश जनसंख्या देहाती क्षेत्रों में निवास करती है, देहातों में व्यापारिक ऊर्जा की अपेक्षा जैविक ऊर्जा, विशेषकर लकड़ी का ही ईंधन का प्रयोग प्रारंभ से होता आया है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कुल ऊर्जा उपयोग का 59% सिर्फ जलावन की लकड़ी से ही प्राप्त होता है। नेपाल में 86% जलावन लकड़ी से ही सुलभ होती है। बढ़ती जनसंख्या और अन्य कारणों से लकड़ी की मांग में वृद्धि के कारण इन देशों में बड़े पैमाने पर वनों का कटाव हुआ है, जिससे वह ऊर्जा स्रोत भी अति क्षीण हो गया है। इसे द्वितीय ऊर्जा संकट के रूप में कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ष 2000 में वर्ष 2000 में अफगानिस्तान, इथियोपिया, नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपनी ऊर्जा खपत में लगभग 4 गुना वृद्धि कर दिए हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी विकासशील देश हैं, दिन पर दिन उनकी ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके चलते पूरे विश्व में ऊर्जा संकट और भयानक होते जा रहा है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि ऊर्जा का संरक्षण किया जाए। ऊर्जा संरक्षण का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें सतत नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों पर जोर देना, अन्य नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का अनुकूलतम उपयोग करना, साथ ही वातावरण प्रदूषण को भी सीमित किया जा सके। इस प्रकार देखा जाए तो हम जो वर्तमान जिस विश्व में जी रहे हैं, एक गंभीर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। अतः हमें चाहिए कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों को हम ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें और ऊर्जा के उपयोग को हम सीमित करें।